हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स की शुरुआत कर ली थी। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एसेंशियली डील करेगा द फोर्स बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स। पिछले लेक्चर में हम ये तो पढ़ चुके थे कि लाइक चार्जेस जो हैं, लाइक पॉइंट चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस जो हैं, पॉइंट चार्जेस, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे जो इस टाइप के फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा। और ये लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक है यहाँ पर, विच इज कूलम्स लॉ। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट एसेंशियली डील्स विद कूलम्स लॉ। कूलम एक चार्ल्स कूलम एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने कुछ स्टडी की थी रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब ये जो स्टडी की थी, मैं बता देता हूं आपको किस टाइप की स्टडी की थी। ये जो लॉ दिया गया है ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेसिस का है, मतलब जो भी रिजल्ट्स डिराइव किए गए हैं वो एक्सपेरिमेंटल नेचर के हैं। ठीक है, तो जब हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं तो उन्होंने एक सेटअप किया था, एक टॉर्जनल बैलेंस बनाया था, और टॉर्जनल बैलेंस को एक हॉरिजॉन्टल सेटअप पे रखा था। देखिए, और जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने दो बॉल्स ली थी जिसे एक हॉरिजॉन्टल सेटअप पे रखा था, इसे यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या किया गया, इसमें से एक बॉल को पॉजिटिव चार्ज, सपोज किसी भी टाइप का आपने क्या किया, चार्ज दे दिया। जैसे इस पे चार्ज दिया गया था और इसे एक और चार्ज्ड बॉडी के पास में, मान लीजिए कि एक स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक और चार्ज बॉडी है, मान लीजिए इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, फाइन। तो जब इस बैलेंस को इसके पास लाया गया तो ये पूरा सेटअप क्या हो गया, रोटेट कर गया, ये घूम गया। ये क्यों घूम गया, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ the electrical forces between these two charged particles। तो इन चार्ज पार्टिकल्स के इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो ये टॉर्जनल सेटअप है ये थोड़ा रोटेट कर गया। अब ये जो रोटेशन हुआ, हमने नहीं, एक्चुअली कूलम ने ये पाया कि अगर दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के थे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अगर अपोजिट नेचर के थे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, फाइन। और अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, और इनके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा था। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को गैदर करते हुए ये कूलम्स लॉ बनाया गया। और ये जो कूलम्स लॉ है वो बताता है कि हम कोई भी अगर दो पॉइंट चार्जेस के बीच की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दो पॉइंट चार्जेस की, तो इनके बीच में मान लीजिए इनका मैग्नीट्यूड है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2, इसका प्लस Q1 और इसका, मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r। सो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू, क्योंकि दोनों ही सिमिलर पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा और इस पर भी एक फोर्स लगेगा, और जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to the product of magnitudes of the two charges, and this force is also inversely proportional to the square of distance between them। अगर आप इनको कंबाइन करते हैं तो F प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर के। R क्या है, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है। सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाए तो F comes out to be, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा k Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब ये जो k है वो k क्या है, इस k कांस्टेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁻⁹। अब बताइए, चलिए अब यूनिट मैं चाहूंगा कि आप लोग ही फिगर आउट करें। देखिए, अगर यहां से हम सीधा सीधा सा देखें तो k का यूनिट क्या हो सकता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो F है ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन दीज टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो कूलम्स लॉ की मैं यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, हालांकि ये बहुत ही क्लियर है यहाँ से, कि द फोर्स ऑफ आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them. इसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। मैं यहां लिख ले रहा हूं आपके लिए। The electrostatics force of इंटरैक्शन। अब यहां जब मैं इंटरैक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं, सो आई मीन आइदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या वो अट्रैक्शन भी हो सकता है या रिपल्शन भी हो सकता है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच की बात हो रही है। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of two charges, product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between them, inversely proportional to the square of distance between them। ये जो है मोटे मोटे रूप पे कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन है, या कूलम्ब्स लॉ जो है हमारे पास ये है। अब इसमें कुछ कुछ बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा। कूलम्ब ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए और ये जब लॉ देखा, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको समझ में आनी चाहिए कि इनके बीच में, इन दोनों चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये प्लस Q1 था और ये वाला जो था वो प्लस Q2 था, तो इसमें ये चीज भी पाई गई कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो कैसे लग रहा है, वो लग रहा है along the line joining the two particles। मतलब अगर Q2 को फिक्स रखा तो Q1 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता हुआ देखा, अगर Q1 को फिक्स करके देखा मैंने कि Q2 पे कहां फोर्स लग रहा है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगता हुआ देखा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो भाई मैंने Q1 ऐसा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव Q2, और इस पे ऐसा फोर्स लग जाए, इस पे ऐसा फोर्स लग जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। the electrostatic force will always act along the line joining the two particles। इसीलिए इसे हम सेंट्रल फोर्स भी कहेंगे, कि ये जो कूलम्ब्स लॉ के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, कूलम्बिक फोर्स जो है इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो सेंट्रल फोर्स भी है, acts along the line joining the two centers। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर मैं मान लूं कि मान लीजिए ये प्लस का Q1 है और ये माइनस का Q2 है, तो क्या होगा, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इस पर लगने वाला फोर्स Q2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 फोर्स के साथ। ये क्या करेगा, Q2 पे कहां फोर्स लगेगा, सोच के बताइए। Q2 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और वो भी F के बराबर ही लगेगा। जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। हालांकि प्रॉपर्टीज में एक बार और आपके सामने लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आपको ये बातें याद रखनी है जो कूलम्ब्स लॉ में बताई गई थी, ठीक। अच्छा, फोर्स का एक्सप्रेशन मैं दोबारा यहां पर लेना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। जो फोर्स का एक्सप्रेशन हमने लिखा, वो लिखा K Q1 Q2 by R²। इसमें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपके लिए नई टर्म है, इसे हम प्रोनाउंस ऐसे करते हैं, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये नॉट, दिस इज एप्सिलॉन। अब ये चीज क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। दिस इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फ्री स्पेस या वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इनफैक्ट ये जो नॉट हम लगाते हैं ना, ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब समझने की बात है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या मानते हैं, ये क्या चीज होती है। देखिए, इस पॉइंट पे समझना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर के एंड की तरफ जाएंगे, जब हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की डेफिनेशन आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए ये समझने की बात है
कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, हर मीडियम की अपनी एक परमिटिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कि वो अपने अंदर से कितना आसानी से, आपके लिए मैं बिल्कुल आसान शब्दों में बता रहा हूं कि मीडियम अपने अंदर से कितना आसानी से फील्ड लाइंस को जाने देगा। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था क्लास 10th में, जब हम कहते थे कि बार मैग्नेट जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो है अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, उसी तरीके से चार्ज्ड पार्टिकल्स भी अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जो फोर्स वाले सेक्शन के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम जब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, तो ऐसा कहा गया कि किसी भी मीडियम पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंफ्लुएंस होता है, एक मीडियम कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर, वो उस चीज का मेजर ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। आई रिपीट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली a medium is influenced by external field. Higher the value of permittivity for any medium, greater is the influence of external electric field. ठीक है, तो आप ये समझिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया पोलराइज होने का मतलब। अब यहाँ पोलराइज होने का क्या मतलब है कि जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल्स, जैसे देखिए अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं मीडियम के अंदर रख देता हूं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज था और इसे किसी मीडियम के अंदर मैंने डाल दिया है, तो होगा क्या, एक्चुअली मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो मॉलिक्यूल्स इस पॉजिटिव चार्ज के पास आएंगे, तो मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स है उनके नेगेटिव जो है वो इनकी तरफ पोलराइज, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ पोलराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव, उन मॉलिक्यूल्स का जो नेगेटिव है वो प्लस क्यू की तरफ शिफ्ट होने लगेगा और पॉजिटिव जो है थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगेगा। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के सेपरेशन को ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं मीडियम का। तो यही बात यहां पर समझाई जा रही है कि किसी भी मीडियम के अंदर, आई रिपीट, किसी भी मीडियम के ऊपर आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इंफ्लुएंस होता है, वो परमिटिविटी होती है। इसका मतलब है कि हर मीडियम का खुद का एक परमिटिविटी होती है और उसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट ऐसा आप याद रहे कि दिस इज द फैक्टर व्हिच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, और अगर ये एप्सिलॉन जो है वो मीडियम पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब k जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वहां पर g जो था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, वो हर जगह सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज करने से इस k की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए मीडियम की परमिटिविटी, यहाँ पर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 raised to power -12। अब देखिए ये तो हो गया इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आप सोच के देखिए कि इसका यूनिट क्या हो सकता है। एक्चुअली अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। अभी आपने k की वैल्यू तो आपने देख ही ली थी और उसका यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, k का उल्टा, तो k का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है अलोंग विद यूनिट। कभी-कभी आपसे डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ सकते हैं, तो लेट अस फिगर आउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम को लिख सकता हूं AT इसका होल स्क्वायर, न्यूटन को लिख सकता हूं MLT-2 और नीचे मीटर स्क्वायर मतलब L2। फाइन, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, m ऊपर जाएगा m-1, l ऊपर जाएगा l-3, a तो है जो 2 चल ही रहा है और t की वैल्यू हो जाएगी 2 + 2, ये हो जाएगा 4। ये जो है एप्सिलॉन नॉट का, ये एप्सिलॉन परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, आप स्क्रीन को रोककर एक पॉज करके एक बार ये चीज नोट कर लीजिए। चलिए आगे की जो चीज है वो है कि मान लीजिए, अब मैंने आपको एक बात तो बता दी कि जैसे ही आप मीडियम के अंदर जाएंगे तो ये फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन मीडियम के अलावा भी अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, F = k q1 q2/r², तो आपको साफ साफ बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर मैंने कह दिया मैंने दोनों चार्जेस को ट्रिपल कर दिया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 9 टाइम्स हो जाएगा। सपोज मैंने जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसे डबल कर दिया, जैसे ही सेपरेशन डिस्टेंस डबल करेंगे फोर्स जो है वो
4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो आप खुद से इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूं तो मैं FO लिख दे रहा हूं। इसका मतलब है दो चार्जेस जो हैं वो वैक्यूम में प्लेस्ड हैं, और जब वो दोनों चार्जेस वैक्यूम, कौन से चार्जेस की बात हो रही है, पॉइंट चार्जेस की, जब वो दोनों वैक्यूम में प्लेस्ड हैं तो उनके बीच में जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। लेकिन अगर मैंने उन्हीं दोनों चार्जेस को मीडियम के अंदर डाल दिया तो मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो हो जाएगा FM स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनसाइड द मीडियम। मीडियम के अंदर दोनों पॉइंट चार्जेस सेम दूरी पे रखे हुए हैं, तो अब जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 by r²। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो F0/FM आपके पास आ जाएगा। देखिए 1/4π से 1/4π कैंसिल, ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा εm/ε0। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। इस रेशियो को एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट इज एप्सिलॉन r? एप्सिलॉन r represents relative permittivity of medium। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस टाइप का फैक्टर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे रिलेटिव डेंसिटी आप पढ़ चुके होंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके होंगे। ये उसी टाइप की चीज है कि एप्सिलॉन r इज एप्सिलॉन नॉट। सो रिमेंबर दिस, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन r। या अब से किसी भी मीडियम की परमिटिविटी पूछी हो या अपन को लिखनी हो तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r, क्योंकि यूजुअली आपको सवाल में एप्सिलॉन r दिया हुआ होगा। एक बात और याद रखें, एप्सिलॉन r को कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट से अलग वाला K है, वो स्मॉल k था, ये कैपिटल K है। इस कैपिटल K को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए जो K की वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए सपोज 81 होता है, जिसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, इसी इक्वेशन को लिख के बता रहा हूं मैं आपको, FO/F मीडियम इज एप्सिलॉन r या K के बराबर है, ठीक। तो मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो होगा F0/K। वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि जैसे ही किसी मीडियम के अंदर आपने उन दोनों चार्जेस को रख दिया तो फोर्स जो है वो K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इनसाइड द मीडियम विल रिड्यूस K टाइम्स, ये याद रहे आपको। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं यहां पर कि वाटर का K 81 है तो इसका मतलब है कि F inside water will be equals to F0/81। इसका मतलब है दो चार्जेस को आप रखें किसमें, वैक्यूम में, और फिर उसको रखें वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर जो उन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होगा वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 81 टाइम्स कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रहना चाहिए। जैसे मेटल्स के लिए क्या होता है, K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसके बारे में भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया है। अब एक बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे मिसलीड होते हैं, बच्चे क्या बड़े बड़े भी मिसलीड हो जाते हैं। इसमें ध्यान से समझिएगा कि जब मैं कह रहा हूं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के अंदर जाके कम हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, अच्छे से समझना। मतलब बहुत ही आसान है। मान लीजिए कि मेरे पास प्लस का Q1 था, ठीक, और एक और था प्लस का Q2। सब लोग जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, याद रहे कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और बार बार मैं यही बात रिपीट कर रहा हूं। चलिए, दोनों को रख दिया r दूरी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों रिपेल हो रहे होंगे। इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Fe इधर लग रहा होगा, Q2 इसको रिपेल करेगा, Q1 भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में Fe के साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ हंसी खुशी, सब कुछ सही चल रहा है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 by r²। किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब मैंने कहा कि मैंने इसको मीडियम के अंदर प्लेस कर दिया है, ठीक है भाई, मीडियम रख देते हैं। मीडियम रख दिया, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमने मीडियम रख दिया, और मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो K था,
ठीक, अब मीडियम के अंदर फोर्स तो कम हो जाना चाहिए, सही बात है सर, फोर्स कम हो जाना चाहिए। तो मीडियम में मैं जैसे इंसर्ट करूंगा तो नेट फोर्स जो लग रहा होगा इस पे वो हो जाएगा ये वाला F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय K। क्यों, बहुत ही आसान बात है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा। एप्सिलॉन मीडियम को आप एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन k भी लिख सकते हैं। दिस इज एप्सिलॉन नॉट इनटू k। जैसे ही k रखेंगे तो ये k टाइम्स कम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं बताई अभी तक। ठीक, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, अच्छे से सुनिए, समझिए और नोट कीजिए। क्या नोट करना है आपको मैं बताता हूं। Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है जिसे मैंने Fe से रिप्रेजेंट किया है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मीडियम के आने के बाद भी चेंज नहीं होगा। शायद अब आपको मेरा स्टेटमेंट जो है वो बड़ा एम्बिगुअस सा लग रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि जो फोर्स है वो k टाइम्स कम हो गया। ध्यान से समझना, वर्डिंग्स पे जाइएगा, शब्दों का ही खेल है और कुछ भी नहीं है। देखिए होता क्या है, Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है ना वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, और मतलब इतनी अच्छी दोस्ती या दुश्मनी है कि किसी और के आने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कैसे नहीं पड़ रहा कि Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स है वो हमेशा Fe ही रहेगा। द फोर्स exerted by Q1 on Q2 और द फोर्स exerted by Q2 on Q1 will always be Fe। वो हमेशा Fe रहेगा, चाहे पास में आसपास में और ज्यादा चार्जेस आ जाएं जो या तो उसको अट्रैक्ट कर रहे हो या रिपेल कर रहे हो, या फिर बीच में मीडियम ही क्यों ना आ जाए। दोनों केसेस के अंदर दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो नहीं बदलता है। अच्छा, लेकिन अभी तो आपने कहा मीडियम के अंदर बदल जाएगा। यस, बदलेगा, क्योंकि अब मीडियम का पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे पोलराइजेशन होगा, सपोज मैं Q1 को एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे ही आपने बीच में मीडियम डाल दिया, ठीक है, जैसे ही आपने मीडियम डाल दिया तो मीडियम में पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्जेस मीडियम के इसकी तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव थोड़े से दूर चले जाएंगे। तो अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे होंगे, इस प्लस Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बहुत ही हल्के से ही सही, कि कुछ इफेक्ट तो आ ही रहा होगा ना। तो क्या होगा कि मीडियम के पोलराइजेशन के कारण मीडियम जो है अब इस प्लस Q1 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। और अब अगर ये F मीडियम भी खुद से एक फोर्स लगाने लग जाए, जैसे F मीडियम मैंने कह दिया, तो अब क्या हो रहा है, मीडियम के अंदर जाते ही ये Fe तो किसके कारण आया, Q2 के कारण, ये नहीं बदला था, मीडियम के कारण एक अलग सा फोर्स आ गया। तो इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो बदल गया, इसलिए मैंने यहाँ पे F नेट लिखा है। वो नेट फोर्स जो है जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो Fe by K हो जाता है, जो यहां पर मैंने आपको बताया ये रिजल्टेंट लगने वाला फोर्स है। तो यहाँ जो F नेट हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस F ऑफ मीडियम। रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। तो F नेट तो अभी अभी बता दिया वो कितना होता है, Fe by K होता है। ये तो Fe चल रहा है माइनस F ऑफ मीडियम। तो मीडियम के कारण जो फोर्स होगा वो होगा Fe1 माइनस 1 बाय K। आप सिंपली इसको रीअरेंज कर दीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। दो पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो किसी और के आने से नहीं बदला, कुछ चेंज नहीं हुआ, उन दोनों के बीच की दोस्ती वैसी की वैसी ही थी। हुआ क्या, मीडियम ने आके अपना इन्फ्लुएंस लगा दिया, और मीडियम के इन्फ्लुएंस के कारण ऑब्जेक्ट पे लगने वाला या उस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स बदल गया, ठीक है। और वो जो नेट फोर्स हो गया वो हो गया अब ये Fe नेट। अब ये जो है नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि मीडियम ने थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस दे दिया। तो मीडियम के कारण इतना फोर्स लगता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। मीडियम के अंदर नेट फोर्स कितना लगता है ये, लेकिन मीडियम के कारण कितना लगता है ये, दोनों चीजों में अंतर है। अंतर को जितना अच्छे से समझ पाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही बात मैंने आपको कही थी, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, अपने ऊपर होने वाला इन्फ्लुएंस अलग अलग होता है, वो इस फैक्टर K से डिनोट हो जाएगा,
ठीक, तो ये मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स है। तो यहाँ से आपको कोलम्बिक फोर्स के बारे में एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टी समझ में आती है कि जब भी हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच की फोर्स के लिए बात कर रहे हैं तो दैट रिमेन्स unaffected by either the presence or absence of other charged particles। दो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स किसी तीसरे के आने से अफेक्ट नहीं होगा और ना ही मीडियम के कारण होगा। ठीक है, मीडियम के कारण भी उनके बीच का फोर्स नहीं बदलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलम्बिक फोर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ले रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करती है, फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, ठीक है, दैट मींस इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए, जब ये ओबे कर रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका मतलब है जितना फोर्स डिस्कस कर चुका हूं, जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 जो है वो Q1 के ऊपर लगा रहा होगा। इसका मतलब है अगर मैंने कहा Q2 इस पे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है इससे विद अ फोर्स F12। अब देखिए F12 का मतलब क्या है, दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड के कारण लगने वाला फोर्स। और अब ये Q1 भी इसको रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, उसे मैंने रिप्रेजेंट किया F21 से। F21 क्या है, दिस इज, ये कन्वेंशन में यूज कर रहा हूं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने कह दिया r के बराबर है। अच्छा, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे कर रहा है, इसका मतलब F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F21 के बराबर ही है, बट डायरेक्शन वाइज दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक, एक बात और समझिएगा इस पे, जैसे छोटा मोटा एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए कि ये दो चार्ज पार्टिकल्स थे, ये Q था, ये भी Q था, ठीक है, दोनों ही Q थे, कुछ भी था, कुछ भी चार्ज अमाउंट हो सकता है। मैंने कह दिया मान लो कि ये 1 kg का था, मान लीजिए ये 2 kg का था, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस थे, दोनों को मैंने पकड़ रखा था, ये एक सिस्टम के अंदर थे। अब जैसे ही मैंने इसे रिपेल, जैसे ही इन्हें छोड़ दिया, तो छोड़ते ही क्या हुआ कि ये कुछ वेलोसिटी से चलने लगा, मान लिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लगा। मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है ये किस रफ्तार से दौड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ही आप इसे रिलीज करते हैं ये 10 मीटर पर सेकंड से गया, ये इसमें क्या चीज आप यूज कर पा रहे होंगे, देखिए बता देता हूं मैं आपको। एक्शन रिएक्शन पेयर लग रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो इसके ऊपर लगा रहा है वही ये इसके ऊपर लगा रहा है, दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो म्यूचुअल है और इंटरनल टू द सिस्टम है। और क्योंकि इंटरनल टू द सिस्टम है और दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बिफोर रिलीजिंग द पार्टिकल्स, यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास था वो रेस्ट पे था, तो बाद में भी रेस्ट पे होना चाहिए, तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है, और अगर F एक्सटर्नल 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कितना होगा, 0 होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट। पहले भी 0 थी, बाद में भी 0 करनी है, इसका मतलब है मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है, 1 into v is equals to 2 into 10, तो ये कितने से भाग जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड से ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप पढ़ चुके हैं कि कोलम्बिक फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है दैट इज इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मींस इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, या इट अलोंग द लाइन बोलने का क्या मतलब है, क्या आप ऐसा नहीं कह सकते कि चलो भाई अपोजिट डायरेक्शन में ही तो फोर्स लगना है, कि चलो एक फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया, एक फोर्स ऐसे लगा दिया, सर अभी भी अपोजिट है। नो, इट शुड बी एक्टिंग अलोंग द लाइन, इस लाइन के अलोंग, या तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। ठीक, थर्ड जो है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगली प्रॉपर्टी जो है
इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स बोलने का मतलब है कि वर्क डन इन सच केस, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क हो रहा है तो दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आप समझिएगा, आपने चैप्टर नंबर 4 जो था क्लास 11th में, उसमें फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था और हम देखते थे जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे होते थे वहां में बड़ी खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से हम निकाल पाते थे। तो यहाँ पर भी यही होगा। चैप्टर के बाद में एंड में जाते जाते हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा और पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से आप वर्क डन इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। एज ऑफ नाउ आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस टाइप का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। फाइन। अगली बात जो है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं मैं, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। पॉइंट चार्जेस के लिए ये वैलिड होता है। अगली चीज एक और आप देख ही चुके हैं, फोर्स का अगर आप एक्सप्रेशन लिख पा रहे होंगे F = K Q1 Q2 by R square, इसका मतलब है इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अच्छा, एक बात और आती है इसमें, इसमें एक पॉइंट जो है वो आता है आपके पास कि इट इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। देखिए 10⁻⁻15 मीटर इज एक्चुअली फर्मी, ठीक है। तो इतनी स्मॉल डिस्टेंसेस पे हमारे दूसरे टाइप के फोर्स जो हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो कौन से फोर्सेस होते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो कुछ फर्मीज में ही होगा, ठीक। अब जब आप न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो साथ साथ में पड़े हुए हैं। अगर सोचिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा होता उनके बीच में तो बहुत भारी रिपल्शन के कारण तो न्यूक्लियस में उनको रुकना ही नहीं चाहिए था साथ में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो थोड़े इनइफेक्टिव से हो जाते हैं। सो नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंसेस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर्स। ओके। अगली बात जो है, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जानते ही हैं दीज आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स से कई ज्यादा टाइम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ओबे करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी अभी मैं बता चुका हूं आपको एक तरीके से, तो कि मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पर कैपिटल Q है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। कुछ Q1 चार्ज भी लग रहा है, Q2 चार्ज भी पड़ा हुआ है, Q3 भी पड़ा हुआ है, Qn भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। तो Q1 क्या करेगा? इसको रिपेल कर रहा होगा। मान लेता हूं कि सारे के सारे क्या हैं? पॉजिटिव चार्जेस ही हैं। Q1 इसको रिपेल कर रहा होगा, Q2 इसको रिपेल कर रहा होगा, Q3 इसको रिपेल कर रहा होगा, Qn भी इसको रिपेल कर रहा होगा। तो सारे चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? उस कैपिटल Q पे अपना अपना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सिंपल कहता है कि अगर आपको उस कैपिटल Q पे, इस वाले पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो आप सीधा सीधा वेक्टर सम कर दीजिए बिना टेंशन लिए। और वेक्टर सम जब आप कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअल फोर्सेस देखने पड़ेंगे। जब आप Q1 और कैपिटल Q के बीच का फोर्स देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है Q2 Q3 Qn से। इसका मतलब है बाकी चार्जेस का प्रेजेंस इन दोनों के फोर्स को अफेक्ट नहीं करता है। इसी तरीके से जब Q2 Q पे फोर्स लगा रहा होगा तो Q1 और Q3 के कारण उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया था, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स विल नॉट चेंज। मीडियम के कारण भी चेंज नहीं होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स, और बाकी चार्ज पार्टिकल्स के प्रेजेंस के कारण भी अफेक्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है, अगर आपको इस पर नेट फोर्स निकालना है
तो सबके फोर्सेस के कारण, F1 के कारण कुछ फोर्स आ रहा होगा, F2 के कारण आ रहा होगा, अप टू Fn सारे फोर्सेस का क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, तो आपको उस बॉडी के ऊपर, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स मिल जाएगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है यहाँ के लिए। तो यू शुड रिमेंबर, व्हाट यू शुड रिमेंबर, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of the presence of other charges। दूसरे चार्जेस का जो प्रेजेंस है वो अफेक्ट नहीं करेगा हमारे रिजल्ट को। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी मोटे मोटे रूप पे, आप इन्हें नोट कर लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक, मान लिया कि ये Q है, ये माइनस Q है और ये भी प्लस Q है। ये दोनों प्लस Q हैं, दिस इज A, B एंड C, और इन्हें आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे अरेंज कर दिया है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस B। आपसे पूछा कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है। बहुत आसान सी चीज है, लेकिन करवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता चले कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई होंगी। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। इस माइनस क्यू को ये प्लस क्यू क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F के साथ, F1 के साथ। ठीक, ये माइनस क्यू को ये प्लस क्यू भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स F2 के साथ। अच्छा, F1 की वैल्यू लिख रहा हूं कि मैग्नीट्यूड देखना है आपको। देखिए फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। पहले हम मैग्नीट्यूड लिख दे रहे हैं, डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। ठीक, F इज टू K Q by A square which is KQ square by A square। अब से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, याद रहे। F2 जो है वो कितना होगा, दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये भी Q है ये भी Q है, सो इट विल बी KQ square अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फाइन, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो इसे भी मैं F कह देता हूँ, इसे भी मैं F कह देता हूँ। दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो F नेट कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में F नेट लग जाएगा। कहाँ लगेगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लग जाएगा, और कितना लगेगा, F नेट बराबर अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस 2FF cos 60 डिग्री। ये कितना हो जाता है, √3F। F की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही F हो गए ना। ठीक, ये दोनों ही F हो गए, तो √3KQ square by A square इतना नेट फोर्स लग रहा होगा। कहाँ लग रहा होगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लग जाएगा। खत्म बात। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल है, मान लीजिए कि एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे हमने कुछ चार्ज पार्टिकल्स जमा दिए। ठीक है, मान लीजिए कि ये कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, ये स्मॉल q है और ये भी स्मॉल q है। स्क्वायर का साइड मान लीजिए a है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा, जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ द नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इज 0, अगर किसी भी कैपिटल Q पे लगने वाला नेट फोर्स जो है वो 0 है, तब आपको क्या करना है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q। कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में एक रिलेशनशिप डिराइव कर दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करते हैं। आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार, स्क्रीन को पॉज करके, फिर अपन करते हैं ऐसे। चलिए, होपफुली कर चुके होंगे आप। देखिए, ये प्लस q इस प्लस q को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। ठीक, जो फोर्स होगा वो हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर, इसे मैं F1 कह देता हूँ। ठीक, अच्छा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स इतना ही होगा मेरे हिसाब से। देखिए, KQ बाय a स्क्वायर, तो ये वाला चार्ज भी इसको क्या कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, सेम फोर्स F1 के साथ। ठीक, चलिए, अच्छा, ये कैपिटल Q इस कैपिटल Q को क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों कर रहा हूं, बिकॉज द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। अच्छा, ये जो फोर्स है F2, ये कितना होगा, सोच के बताइए। K कैपिटल Q अपॉन ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी कितनी, a, ये हो जाएगा √2a, तो √2a का होल स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, सो दिस इज KQ स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। ठीक, ये फोर्स होगा।
अब ये देखिए, ये भी F1 ये भी F1, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। कितना जाएगा? √2F1। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको आ गई होगी चीज। तो अब जो नेट फोर्स है इस कैपिटल क्यू पे, उसे मुझे जीरो करना है। कर देते हैं। देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों का तो रिजल्टेंट मैंने √2F1 डाल दिया। इसी डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी 45 पे लग रहा होगा और ये भी 45 पे लग रहा होगा, और ये वाला तो लग ही रहा है इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। इसका मतलब है F1 प्लस F2 का सम जो है वेक्टर सम वो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब है, सॉरी, √2F1 प्लस F2 का सम जीरो कर देना है। कर दीजिए। √2F1 की वैल्यू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर प्लस k q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इज जीरो। तो देखिए खत्म कर दीजिए, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक q से एक q जाएगा, k से k भी चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल Q की वैल्यू आ जाएगी -2√2 इंटू स्मॉल q। ये जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में रिलेशन है। बहुत इजी सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है। इस पे एक चार्ज जो है वो Q है, प्लस का Q, इस पे भी प्लस का Q और इस पे भी प्लस का Q। तीनों के जो मासेस है वो m है। कितना मास है? m और m है, ठीक। तीनों के जो साइड्स हैं वो a और a हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली सेंट्रॉइड पे, इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे हम एक दूसरा चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं माइनस का 2q। ये सेंट्रॉइड पे रखा है, ठीक है। मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट O है, ठीक। एकदम सेंट्रॉइड पे आपने -2q चार्ज रख दिया है, ठीक। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्या, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस q एट पॉइंट O, प्लस q एट पॉइंट O, सॉरी प्लस q एट पॉइंट A, यस। O पे तो -2q पड़ा हुआ है, ठीक। चलिए अब इसे नेट फोर्स निकालने के लिए थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। चलिए मैथमेटिकल है ये। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये -q, ये प्लस q जो है इस प्लस q को रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में विद अ फोर्स व्हिच इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये प्लस q भी इस प्लस q होगा, क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा इसी डायरेक्शन में। कितने से? kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर से, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना होगा? ये एंगल जो कि ये एंगल के बराबर है। ये एंगल कितना है? ये 60 डिग्रीज का। ये भी एंगल कितने का हो गया? 60 डिग्रीज का। तो ऑब्वियस सी बात है एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इन दोनों के कारण? बताइए। दोनों का कुछ कुछ कॉस कंपोनेंट, और वो कुछ कुछ कॉस कंपोनेंट कितना है? F cos 30 दोनों के कारण ऊपर लग रहा होगा। या फिर आप सिंपल सा ऐसा भी देख सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में, याद रहे अब ये बहुत बार काम आने वाला है, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, उनके बीच में अगर एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा √3f। कितना जाएगा? √3f। तो यहां पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में A पर जो प्लस q पड़ा हुआ है उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में तो लग रहा है √3f which is √3kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और -2q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसे इस डायरेक्शन में, ठीक। अब ये जो अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स निकालने के लिए पहले आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस आपको नोन होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बहुत आसान सी चीज है। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्रीज हो गया। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू a का कौन सा कंपोनेंट? साइन कंपोनेंट। तो ये बन जाएगा a sin 60 which is √3a/2। तो ये दूरी जो हो गई वो तो हो गई √3a/2,
और ए से ओ वाली दूरी कितनी होगी? ए से ओ वाली दूरी होगी 2/3 ऑफ एडी। कितनी होगी? 2/3 ऑफ एडी। सो दिस इज 2/3 ऑफ एडी वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए। एडी वाला डिस्टेंस कितना होगा? √3/2a। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स a/√3। वैसे भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रोइड का डिस्टेंस। तो ये हो गया a/√3। फाइन। तो अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना लग रहा होगा? k 2q into q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस? a/√3 का होल स्क्वायर। फाइन। तो ये कितना बन जाएगा? देखिए ये जो फोर्स बन जाएगा, यहां से 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा 6kq²/a²। ठीक है। तो इतना अब जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स ऑन ए, वो कितना लग रहा होगा? ये ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, तो जो नेट फोर्स लगेगा 6 - √3kq²/a²। दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए। बट मेरा सवाल ये नहीं है। अब आप समझ पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लस क्यू को भी यहां पर इतना ही अट्रैक्शन महसूस हो रहा होगा, इस प्लस क्यू को भी यहां पर इतना ही अट्रैक्शन, इस प्लस क्यू को जो कि ए पॉइंट पे पड़ा हुआ है उसे भी अंदर की तरफ अट्रैक्शन। तो तीनों चार्ज पार्टिकल्स की टेंडेंसी ये है कि तीनों अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया? अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं इस पूरे सिस्टम को रोटेट करा दे रहा हूं। ठीक है। अब मैं इस पूरे सिस्टम को पॉइंट O के अबाउट रोटेट करा देता हूं। सवाल समझिएगा। अब मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड है, इसी में मैंने अगली चीज आपसे पूछ ली कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा सच दैट नो चार्ज लीव्स इट्स पोजीशन। ठीक है। अच्छा, ओमेगा किस पॉइंट के अबाउट बता रहा हूं? O के अबाउट। तो बताइए O के अबाउट इस सिस्टम को कितनी तेजी से मैं घुमा सकता हूं, कितने ओमेगा से मैं इसे रोटेट कर दूं सच दैट कोई भी चार्ज पार्टिकल अपनी जगह ना छोड़े। मतलब कोई भी, मान लेता हूं इन तीनों पे लग तो रहा है ये सेम फोर्स ही लग रहा है। ठीक है। तो A पर अगर मैं देखूं, A वाले पार्टिकल पे, तो एक अंदर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है। कितना? 6 - √3kq²/a²। ठीक है। अगर इसे मैंने रोटेट करा दिया तो ये तो हो गया रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो हम इसे इस तरीके से एक सर्कल में घुमा रहे होंगे, और सर्कल में घूमेगा तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। तो इस पे एक आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m⍵² इनटू रेडियस। और ये रेडियस किसके बराबर है? ये रहा, रेडियस इज a/√3। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर चार्ज पार्टिकल को स्टेशनरी रखना है, कोई अपनी जगह ना छोड़े, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस फोर्स को बैलेंस कर जाए। तो 6 - √3kq²/a² शुड बी बैलेंस्ड बाय m⍵²r। r कितना है? a/√3। कुछ नहीं करना है, यहां से आप ओमेगा इवैल्यूएट कर सकते हैं। वेरी सिंपल इजी कॉन्सेप्ट, नोट कर लीजिए इसे। मान लीजिए एक यहाँ पर चार्ज है मेरे पास Q। ठीक है, Q1 मान लेता हूं, और एक और चार्ज है यहाँ पर प्लस का Q2। दिस इज प्लस Q2, दिस इज प्लस Q1 एंड दिस इज प्लस Q2। इन दोनों के बीच की दूरी है R1। ठीक। अभी दोनों को मैंने फिक्स कर रखा है, दोनों फिक्स्ड हैं, दोनों मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अचानक से मैंने क्या किया, अभी तो ये भी फिक्स्ड है। ठीक। Q2 is released from rest। इसे रेस्ट से क्या कर दिया मैंने? रिलीज कर दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपका चार्ज पार्टिकल Q2 यहां पहुंच जाए सच दैट Q1 से इसकी दूरी R2 हो जाए, then you need to find out the value of velocity. Find velocity of Q2 when it is at a distance R2 from Q1। जब Q1 से इसकी दूरी कितनी हो जाए? R2 हो जाए। तो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि जैसे ही Q2 को यहां से आप छोड़ोगे तो Q2 धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तेज बढ़ रहा हो, कुछ भी, बट जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हर पॉइंट पे
इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 के कारण जो है वो चेंज हो रहा होगा, और जैसे ही Q1 के कारण फोर्स हर पॉइंट पे यहां से यहां तक आते हुए बदल रहा होगा, तब आपका एक्सेलरेशन भी बदलेगा, और अगर एक्सेलरेशन बदल रहा होगा तब आप इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन नहीं लगा पाएंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस नहीं लगेंगी कि आप बराबर v बराबर u प्लस at कर दें या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s कर दें, नहीं, वो सब चीज फेल हो जाएगी। तो आपको समझ में आना चाहिए। मान लेता हूं इसका मास m है, मान लेते हैं मास m है, तो देखिए समझना इस बात को कि जब हम यहां से r दूरी पे हैं, जब हम यहां से r दूरी पे हैं, तब जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर। क्या लग रहा होगा? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। क्या यही फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इस q2 में? यस, दैट विल बी इक्वल्स टू m into a। अब क्योंकि एक्सेलरेशन r के साथ बदल रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? कैलकुलस मेथड यूज करेंगे। तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v dv by dr। dv by dx होता है, लेकिन अपन यहाँ पर x की जगह r ले चुके हैं, तो dv by dr। तो आप सिंपल सा इक्वेशन लिख सकते हैं v dv by dr is equals to k q1 q2 by m into 1 upon r square। देखिए क्या कर रहा हूँ, dr को मैं उधर भेज दे रहा हूँ। फाइन, चलिए इंटीग्रेट कर देता हूं। कहां से कहां तक के लिए? जब r की वैल्यू r1 के बराबर थी तब आपका पार्टिकल रेस्ट पे था, उसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी। जब पार्टिकल कहां पहुंच जाए? r2 पे पहुंच जाए, तब उसकी रफ्तार कितनी हो जाए? v हो जाए। v तो निकालना है, खत्म हो गई कहानी। चलिए v dv का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। चलिए v स्क्वायर बाय 2 बराबर कितना हो जाएगा? k q1 q2 बाय m, m तो रहने दीजिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 12th में आ चुके हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको ये नॉर्मल इंटीग्रेशन आता है। ठीक, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ट्वाइस k q1 q2 बाय m 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हो जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, छोटा मोटा काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट इसमें लग रहा है। मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक, उस पे दो बॉल्स रखी गई है, दोनों का मास जो है वो 5 ग्राम्स है, और जो चार्ज है 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम है। दोनों पे 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम चार्ज है। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप बता दे रहा हूं, मैथमेटिक्स में चाहूंगा कि आप खुद से ही करते रहें। ठीक, अब मैंने कह दिया कि ये जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो सरफेस क्या है? रफ है। सरफेस रफ है, रफ है सरफेस, तो कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होना चाहिए। हाँ, होगा ही, जरूर होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि फाइंड म्यू, क्या करना है आपको? म्यू फाइंड आउट करना है सच दैट द सिस्टम इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है कि क्या हो रहा होगा? सोचिए, दोनों पे ही प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इस 5 ग्राम की टेंडेंसी है कि वो लेफ्ट की तरफ मूव कर जाए। लेकिन इन दोनों के बीच में फोर्स इतना है, ऐसे लिमिटिंग कंडीशन में फोर्स है कि वो जस्ट फ्रिक्शन को बैलेंस किए हुए है। कौन से फ्रिक्शन को? लिमिटिंग फ्रिक्शन को। और लिमिटिंग फ्रिक्शन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रखा है कि बस भैया इससे ज्यादा बैलेंस जो है फ्रिक्शन नहीं कर पाएगा। अब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बढ़ गया तो भाई चार्ज पार्टिकल तो अपनी जगह छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बैलेंस बाय फ्रिक्शन, खत्म कर दीजिए। F इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसे निकाल लेंगे? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर से, इनके बीच की दूरी दे देता हूं, मान लीजिएगा 1 मीटर है, निकाल सकते हैं 1 मीटर डिस्टेंस हो गया, फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू n के बराबर हो जाएगा। n स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, और नॉर्मल यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। मास जानते हैं, g की वैल्यू याद होती है, k पता है 9 × 10 रेज़ टू पावर 9 है, Q1 Q2 की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, R की वैल्यू 1 है, आप म्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। फाइन, अगला सवाल नोट कर लीजिएगा इसे। मान लीजिए कि आपके पास दो स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स हैं,
दो स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक, दोनों आइडेंटिकल है, इस पे चार्ज q है, मास m है, इस पे भी चार्ज q है, मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l और l है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है आप देख सक रहे होंगे, क्योंकि दोनों पर ही क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो बॉल्स यहाँ पर जाकर थोड़ा रुक गई, ठीक। ये जो एंगल है वो थीटा थीटा बन रहे हैं, एंगल जो है वो थीटा थीटा बन रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपसे सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि फाइंड Q की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ द गिवन पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स गिवन है उन टर्म्स में आपको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। हमें समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक बॉल को चुन लीजिए, मान लेते हैं अपन इस बॉल को उठा लेते हैं, ठीक। जब अपन इस बॉल को उठाते हैं तो देखिए बॉल पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो सब अपन को देखना है, ठीक। फोर्सेस जो लग रहे हैं, साफ बात है, क्योंकि इसके पास कुछ मास है तो एक वेट तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग ही रहा होगा। अच्छा, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में विद F इलेक्ट्रोस्टैटिक, फाइन। यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी T। तो इन तीनों फोर्सेस के लगने के बाद भी आपका जो बॉल है ये सब जो है इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम में बैठे हुए नहीं चल रहे हैं, इस जगह आके रुक चुके हैं, तो आपसे Q की वैल्यू पूछी गई। तो देखिए क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है mg, ठीक, एक लग रहा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक, एक ये एंगल थीटा है, यहाँ टेंशन लग रहा है T। रिजॉल्व कर दीजिए, टेंशन को रिजॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ कितना, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए टेंशन को रिजॉल्व कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, t cos थीटा आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, t sin थीटा आ जाएगा, बैलेंस कर दीजिए, खत्म कीजिए काम। t sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी fe के बराबर, और t cos theta will be balanced by mg. Divide the two equations so that you get tan theta equals to fe by mg. वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। मैं चाहूंगा जब भी स्ट्रिंग से कनेक्टेड दो बॉल्स इस टाइप का चित्र आपको दिख जाए तो आपको पहली चीज जो याद आनी चाहिए वो यही इक्वेशन है कि tan थीटा बराबर Fe by mg। दिस विल सेव योर टाइम। ऐसा नहीं कि ये करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपका टाइम सेव हो जाएगा ऐसा करने से, ठीक। tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, Fe by mg हो गई, फाइन, समझ में आ रही है हमें यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए tan थीटा को और आगे अच्छे से इलैबोरेट करके लिख रहा हूँ। F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिख सकता हूँ, KQ स्क्वायर बाय ये दूरी का स्क्वायर, KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये दूरी चाहिए हमें। चलिए ये L है, ये थीटा है, ये दूरी कितनी हो गई, L sin थीटा, ये दूरी भी कितनी हो गई, L sin थीटा, टोटल दूरी 2L sin थीटा, लिख दो भाई 2L sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे एक mg आ रहा है साथ में, ठीक। तो यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है यहां से। तो Q स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा mg बाय k को लिख दे रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला जाएगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सच दैट Q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट में ये पूरी चीज, तो अंडर रूट में 16, 4 4 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर इनटू mg इनटू tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा। वो तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये आप आराम से कर सकते थे, यहां से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी, नो इश्यूज, ठीक। इसी का एक और वेरिएंट है जो मैं चाहूंगा कि आप समझें। इन दो बॉल्स पे, अगला जो सवाल है, इन दो बॉल्स पे एक पे चार्ज Q है, मास m है, दूसरे पे चार्ज मैंने 2Q कर दिया, लेकिन मास वही का वही रखा है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि आप θ1 और θ2, अब जो ये स्ट्रिंग्स जो हैं LL लेंथ की, वो θ1 और θ2 एंगल बना रही हैं। आपसे मैंने पूछा है कि θ1 और θ2 के बारे में कमेंट कर दीजिए, बताइए θ1 और θ2 अभी भी बराबर हैं, चलो बता, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, सेकंड θ2 इज ग्रेटर देन θ1, या फिर θ1 और θ2 बराबर हैं, बताइए क्या कमेंट कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने इसलिए आपसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आपको ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए,
ठीक, अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो आप सब सवाल कर पाएंगे। देखिए इस पे एक तो क्या लग रहा होगा, mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इसके कारण, और एक टेंशन लग रही होगी T। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सच दैट tan थीटा 1 की वैल्यू आप सिंपल सिंपल सा लिख पाएंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg, कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए tan थीटा 2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं भाई F इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा एक बात समझने की है, जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ है वही F इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके ऊपर भी है, सेम फोर्स लग रहा होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है ये इसके ऊपर लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा 2 कितना हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg, खत्म हो गई बात। थीटा 1 भी पता है, थीटा 2। अब देखिए दोनों केसेस में Fe तो सेम ही रहा, Fe कितना रहेगा, k2q अपॉन इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ले लेता हूं कुछ x स्क्वायर, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए x स्क्वायर। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इनके बीच में सेम है, mg दोनों का सेम है। तो क्या चीज है जो tan थीटा को इक्वल होने से रोक रही है, कोई भी नहीं रोक रही। तो थीटा 1 और थीटा 2 क्या रहेंगे, अभी भी सेम रहेंगे। याद रखने वाली बात है, अभी भी थीटा 1 थीटा 2 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। लेकिन जो पहले वाला सवाल किया था हमने उससे तो ये थीटा से ज्यादा ही है। क्यों ज्यादा है, यहाँ देखिए, यहाँ F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो था वो क्या था, F इलेक्ट्रोस्टैटिक k q1 q2 by r स्क्वायर था, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है तो ये थीटा से ज्यादा होंगे, लेकिन थीटा 1 और थीटा 2 अभी भी क्या है, सेम है, ठीक। इसी में अगर मैं मास को बदल देता, चार्जेस तो बदल दिए, F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो तभी भी दोनों के बीच में सेम रहेगा, लेकिन अगर मास आप चेंज कर देंगे तो दिक्कत वाली बात है, तब थीटा जो है वो इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1, two identical balls each having density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal lengths. Both balls have same mass and charge. Each string makes angle theta with the vertical in equilibrium. Now both are immersed in liquid. As a result, theta doesn't change. Find the dielectric constant of the liquid given the density of the liquid is sigma. अच्छा सवाल है और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा दिया गया है कि दो बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है। बिल्कुल सेटअप जो है वो आइडेंटिकल है, दोनों बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल है, स्ट्रिंग की लेंथ बराबर है, एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, मास m चार्ज q, मास m चार्ज q। ऐसा कह रखा है कि इन दोनों बॉल्स की जो डेंसिटी है वो रो है, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक है। और ये दोनों इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं सच दैट थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल। आप जानते हैं अभी तक अपन बहुत सारे दो सवाल ऐसे कर चुके हैं, इस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। क्या आप रिलेशनशिप बता सकते हैं थीटा Fe और mg के बीच में? हाँ, मैंने आपको रटवा दिया था, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, Fe बाय mg के। तो Fe की वैल्यू हो जाएगी mg tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, मास को हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g इनटू tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। पहली इक्वेशन है, लॉक कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन, अब क्या करते हैं हम, अब इस पूरे सेटअप को लिक्विड में डुबो दिया। अच्छा, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा दी हुई है और लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे पूछ रखा है। गजब की बात यह है कि इसमें कह रखा है थीटा की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। करके देखते हैं। अब जैसे ही आपने इसे लिक्विड में इमर्स कर दिया तो बॉल्स वापस ऐसे ही रही, एंगल जो है इनके बीच में चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए इस बॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। देखिए एक तो mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग ही रहा है, एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नया वाला। अच्छा, नया वाला क्यों कहा, क्योंकि मीडियम में डाल दिया गया है, और जैसे ही सेटअप को मीडियम में डालेंगे तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, Fe by k हो जाएगा, सही बात। तो ये जो नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कितना हो जाएगा, Fe by k, मीडियम में इमर्स करने के कारण। अच्छा, एक मीडियम के कारण, लिक्विड के कारण एक बॉइंट फोर्स और लग जाएगा। द वैल्यू ऑफ बॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। फाइन, mg को क्या लिख सकता हूं, रो vg लिख सकता हूं, और उसी बेसिस पे बॉइंट फोर्स को सिग्मा vg लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, सिग्मा vg। सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, g तो पता ही है आपको, ठीक।
अच्छा, टेंशन की वैल्यू, टेंशन इधर लग रही होगी, वापस आप टेंशन को रिजॉल्व कीजिए, सब कीजिए, या सबसे आसान तरीका यही है कि tan थीटा की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी। देखिए Fe अपॉन mg मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइडेड बाय दिस वर्टिकल फोर्स। अच्छा, अब आप देखिए इसी इक्वेशन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़े से कॉमन सेंस के साथ। देखिए Fe की जगह अब क्या आ गया हमारे पास, नया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया है। पहले केवल mg था, अब mg माइनस बॉयंट फोर्स है, सही बात, तो मैं लिख सकता हूं रो vg माइनस सिग्मा vg। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू, क्या थीटा बदल चुका है, नहीं बदला है, तो tan थीटा की वैल्यू tan थीटा ही रह जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। बस F इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या, Fe डैश को आप क्या लिख सकते हैं, Fe बाय K लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या आएगा 1 अपॉन 1 बाय K इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, जिससे K की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। This is the value of dielectric constant such that the angle theta remains unchanged. You can note this down. Pause the screen and note this down. Okay, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि दो बॉल्स हैं आपके पास, मास m दे रखा है, चार्ज q, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है वो इसी का ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये दूरी जो है वो x दे रखी है और मास m चार्ज q गिवन है हमारे पास, ठीक। सबसे पहला सवाल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। याद रखिए यहाँ पर मैंने एक और चीज लिखी है, अज्यूम स्मॉल थीटा। आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, अज्यूम स्मॉल थीटा, थीटा की वैल्यू आप स्मॉल मानेंगे, ठीक है। चलिए जानते ही हैं इस टाइप के सेटअप के लिए क्या लिखते हैं हम, tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg, फाइन, F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन mg। चलिए F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू निकाल के देखते हैं। बताइए F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिख सकता हूं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख सकता हूं K Q1 Q2, इन दोनों की वैल्यू Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है x अपॉन x स्क्वायर इनटू mg, खत्म हो जाएगी कहानी। k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर mg को वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि स्मॉल एंगल दे रखा है तो स्मॉल एंगल का आप अप्रोक्सीमेशन लगाइए, sin थीटा अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा, tan थीटा अप्रोक्सीमेट्स टू थीटा, cos थीटा अप्रोक्सीमेट्स टू 1। आप देखिए आपके काम का क्या है, tan थीटा अगर थीटा के ही बराबर है तो tan थीटा को आप थीटा भी लिख सकते हैं और थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर tan थीटा, क्योंकि एंगल छोटा है, इसको अप्रोक्सीमेटली sin थीटा लिख सकता हूं। अब sin थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल पे देखिए, ये दूरी हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा, sin थीटा को आप सिंपल सा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x/2 डिवाइडेड बाय l। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक चीज आ जाएगी, x³ की वैल्यू हो जाएगी 2l³ स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। k की वैल्यू मैंने रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 जा 2 जा, सो दैट x³ की वैल्यू, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको q स्क्वायर l, अच्छा q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, दिस इज द वैल्यू। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। तो ये वैल्यू जो है वो हो गया आपका आंसर फॉर x, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं x की वैल्यू को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक और पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द रेट dq by dt with which the charge should leak off each sphere। अब हर एक स्फीयर से क्या हो रहा है, चार्ज लीक होता चला जा रहा है। सोचिए क्या होगा अगर चार्ज लीक होता चला जाए, अगर q की वैल्यू कम होती चली जाएगी तो इनके बीच में रिपल्शन भी कम हो जाएगा, रिपल्शन कम होगा तो ये दोनों एक दूसरे के पास में आने लगेंगे, they will start approaching each other and the velocity of approach, जिस स्पीड से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ये वही स्पीड है जिससे x घट रहा है। समझ पा रहे हैं, x अगर घट रहा है तो वो किस स्पीड से घट रहा है, v स्पीड से, और ये v की वैल्यू दे रखी है a/√x, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बाय दिस फार्मूला। कुछ नहीं करना है, ध्यान से अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो q जो है वो समय के साथ कम हो रहा है, x भी समय के साथ कम हो रहा है, ये दोनों क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज हो रही है। एक का रेट ऑफ चेंज निकालना है, अगर दूसरे का रेट ऑफ चेंज dx/dt v दे रखा है तो
कुछ भी नहीं करोगे, अब क्या करना है समझ चुके होंगे आप, डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए सबसे पहले मैं q की वैल्यू निकाल ले रहा हूं और फिर उसे डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। तो यहां से मैं q स्क्वायर को लिख सकता हूं, q स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेकर जा रहा हूं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाय l इनटू x क्यूब, और ये पूरा रूट में, अगर q निकालना है तो इसे रूट में आ जाएगा और ये पावर 3/2 हो जाएगी। फाइन, डिफरेंशिएट कर दीजिए, dq बाई dt इक्वल्स टू, ये पूरा मसाला तो कांस्टेंट आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाय l, x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1, x की पावर कितनी हो जाएगी हाफ, हाफ मतलब कितना हो गया रूट x, और x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt। गौरतलब बात यह है कि dx by dt क्या है, स्पीड है v है, और v की वैल्यू आपको पता है, v की वैल्यू है a by root x where a is some arbitrary constant, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए इसको लिखता हूं 2 pi epsilon naught mg by l 3/2 root x, और इसे लिख सकता हूं a by root x, root x से root x गया, जो भी बचा वो आंसर है। वही रेट है जिस रेट से चार्ज लीक होना चाहिए, जिससे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपके पास ये आ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन एक जेई में आया हुआ है, ठीक है। ये आज के लिए हम इसी नोट पे, इसी क्वेश्चन पे मैं आज के लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, शायद 2 क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें घर पे ट्राई कीजिए।